नमस्कार दोस्तों, ITI सरकारी नौकरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर नंबर सेकंड और मॉड्यूल नंबर फर्स्ट के बारे में। ये जो आपका सेमेस्टर सेकंड का मॉड्यूल नंबर फर्स्ट जो आपका रहने वाला है, ये सेल एंड बैटरी से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, सेल और बैटरी के टॉप हम 40 क्वेश्चनों की हम इस वीडियो में बात करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रीशियन के टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए, तो फ्रेंड्स आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है सनलाइट टू इलेक्ट्रिकल, सनलाइट धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोटोवोल्टिक सेल जो होगी वो धूप को किस में बदलेगी, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी। ठीक है, तो इससे अतिरिक्त डियर फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि LC और D, LCD की फुल फॉर्म बताइए। तो LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। LED की आपसे पूछ ली जाती है तो LED की होती है लाइट एमिटिंग डायोड, और LDR तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं PV सेल भी बोलते हैं, इसको PV सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए कि द्वितीयक सेल किस नियम के से कार्य करते हैं। जो सेकेंडरी सेल होते हैं, दो प्रकार के सेल होते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। तो जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो कौन से किस नियम पर कार्य करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। लेंज के नियम पर? बिल्कुल नहीं, लेंज के नियम पर तो ये विरोध करता है, जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है उसी का विरोध करता है, तो ये नहीं होगा। जूल जो होगा वो ऊष्मा का नियम होता है, जूल का नियम। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के आधारित होते हैं। कौन सा? जो अपना सेकेंडरी सेल होते हैं वो वर्क करते हैं। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए थे, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। एक तो M = ZIT, एक तो ये नियम था। ठीक है, M = ZIT। सेकंड आपके पास जो नियम था वो था M1/Z1 = M2/Z2 = M3/Z3। ठीक है, ये आपके पास दो नियम आपको दिए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र आपसे पूछा गया है। अभी मैंने बताया था आपको, ये फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट नियम है, M = ZIT। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, M = ZIT। इसका जो मात्रक होगा ना, ठीक है, किसका मात्रक, जो आपका जो Z होगा ECG का मात्रक होगा ग्राम प्रति कूलम। ठीक है, ग्राम प्रति क्या होगा, कूलम्ब होगा इसका मात्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ की जो बैटरी की जो क्षमता है वो कैसे बताई जाती है। कैपेसिटी ऑफ बैटरीज, बैटरी की जो क्षमता होती है वो किस में नापी जाती है। तो जो बैटरी की क्षमता होती है एम्पीयर हावर में इंडिकेट की जाती है। ठीक है, बैटरी की क्षमता। और यदि बात की जाए आपसे बैटरी की जो दक्षता होती है, बैटरी की दक्षता के संबंधित बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वाट हावर में बैटरी की दक्षता होती है, बैटरी की क्षमता एम्पीयर हावर में मापी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है। उस दोष का नाम आपको बताना है जिसके कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। ऐसा दोष जिसके कारण प्लेटें मुड़ जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बकलिंग दोष के कारण क्या होगा, प्लेटें जो हैं वो आपस में मुड़ जाती हैं। लोकल एक्शन के कारण क्या होगा, एक ही जगह पर जो EMF बनेगा वो आंतरिक रेजिस्टेंस के कारण स्थापित हो जाएगा। आंशिक जो लघुपतन होगा वो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के बीच में सेपरेटर ना प्रयोग करेंगे तो लघुपतन हो जाएगा, और हार्ड सल्फेट तरह गाढ़ा हो जाएगा यदि लंबे समय तक बैटरी को यूज में ना लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, और वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए। देखिए
विद्युत आवेश की इकाई आपसे पूछी गई है, विद्युत आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई पूछी गई है। पहले भी मैंने आपको साथ डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसकी जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसकी इकाई क्या होगी, कूलाम्ब होगी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ वोल्टेज, तो वोल्ट किसके लिए होगी, वोल्टेज के लिए होगी। पावर के लिए क्या होगी, वाट होगी। और विद्युत धारा के लिए क्या होगी, एम्पियर होगी, ठीक है। यदि हम बात करें CGS में, किसमें, CGS में जो इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई होगी वो क्या होगी, तो CGS में इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई होगी ESU, क्या होगी, ESU। और हम मान सकते हैं कि एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, तो एक कूलाम में होते हैं 3 इंटू, एक कूलाम में जो ESU की संख्या होगी 3 इंटू 10⁹ ESU होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। जो लिथियम सेल होगा उसका निर्गत वोल्टेज कितना होगा, तो लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज 2.5 वोल्ट होगा, ठीक है। निर्गत वोल्टेज कितना होगा, आउटपुट वोल्टेज 2.5 वोल्टेज होगा। चलिए कुछ सेलों की बात कर लेते हैं। तो 1.5 जो होगा वो आपका कौन सा होगा, कार्बन जिंक सेल का होगा, ठीक है। कार्बन जिंक सेल का 1.5 होगा। यदि मैं बात करूं आपका वोल्टिक सेल का तो 1.08 होगा वोल्टिक सेल का, ठीक है। यदि बात करूं 1.1 वोल्ट होगा आपका डेनियल सेल का। यदि बात करूं लेक्लांची सेल की तो 1.46 होगा आपका लेक्लांची सेल का, ठीक है। शुष्क सेल का या कार्बन जिंक सेल का 1.5 वोल्ट आ गया। लेड एसिड बैटरी का होगा 2.2 वोल्ट लोड रहित अवस्था में, और लोड के साथ यदि आपसे पूछा जाए तो 2 वोल्ट होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि कम समय में उच्च दर से बैटरी को चार्जिंग आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। कम समय में बैटरी को हाई रेट से चार्ज करना है तो आप लोग अपनाओगे बूस्ट चार्जिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको बूस्ट चार्जिंग अपनाना है। बूस्ट चार्जिंग में क्या होगा, कम समय में बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी। ट्रिकल चार्जिंग की बात करूं तो लंबे समय तक यदि बैटरी को चार्ज करना है आपको लंबे समय में कम धारा पर, तो आप 2 से लगभग 3% में आप इसको क्या करेंगे, यूज में ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटय उपयोग किया जाता है, ठीक है। कार्बन जस्ता में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अमोनिया क्लोराइड का यूज लिया जाएगा किसमें, कार्बन जिंक सेल में। कौन से सेल में, कार्बन जिंक सेल में। यदि इसके पॉजिटिव प्लेट की बात करूं कार्बन जिंक सेल में, तो कार्बन जिंक सेल की पॉजिटिव प्लेट कार्बन की बनाई जाएगी और नेगेटिव प्लेट जिंक की बनाई जाएगी। ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है द्रवों में विद्युत धारा का प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव होता है। द्रवों में, ठीक है, लिक्विड में विद्युत धारा प्रवाहित होगी किसके कारण, केमिकल ऊर्जा के कारण, ठीक है। यदि ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा से क्या होगी, विद्युत देने पर यदि हीट उत्पन्न हो रही है तो ऊष्मा से, ठीक है। यदि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, विद्युत के द्वारा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है तो ये आ गया अपना प्रकाशीय एनर्जी। और यदि चुंबकीय कारण कोई क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो ये आ गया चुंबकीय एनर्जी, ठीक है। तो ये सभी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। तो सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। सीसा अम्ल मतलब लेड एसिड बैटरी में आपको नेगेटिव प्लेट बनाना है। तो नेगेटिव प्लेट किसकी होगी, स्पॉन्ज जो सीसा होगी, स्पंजी लेड मतलब पीबी की जो प्लेट बनाई जाएगी वो कौन सी होगी, ऋणात्मक प्लेट होगी। जबकि लेड पेरोक्साइड की प्लेट होगी जो किसकी होगी, पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं PbO2, ठीक है, PbO2 की बनाई जाएगी। लेड सल्फेट की बात करें तो डिस्चार्ज की अवस्था में, कौन सी, डिस्चार्ज की अवस्था में लेड सल्फेट का यूज लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे दिया गया है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। धातु सतह के क्षरण को रोकने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, तो कैथोडिक जो प्रोटेक्शन है, कैथोड के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाएगा वो क्षरण के रोकने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल का प्रयोग होता है। तो डिजिटल
डिजिटल घड़ियों में मरकरी जो पारा सेल होगा उसका यूज होता है किस सेल में, डिजिटल घड़ियों में। और पारा सेल का जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, 1.35 से 1.4 होता है पारा सेल का ईएमएफ। वोल्टिक सेल का होता है 1.08 ईएमएफ, ठीक है। लिथियम जो सेल होगा आपका, लिथियम सेल या फिर आप बोल सकते हैं इसको सिल्वर ऑक्साइड सेल, इसका जो ईएमएफ होगा 1.5 होगा और सिल्वर ऑक्साइड का भी 1.5 ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इस प्रकार से दिया गया है कि समानांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित कर दिया जाए तो प्रभाव क्या होगा। आपको कौन सा समानांतर युग्मन करना है, पैरेलल युग्मन करना है। जैसे मैं बात करूं, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। दोनों को आपको जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है विपरीत ध्रुवता के साथ। इसका ये पॉजिटिव, इसका ये पॉजिटिव, तो आप लोग विपरीत ध्रुवता के साथ इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, तो जो आपका जो परिपथ होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, परिपथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है। फाइन सेलेक्टर स्विच, तो फाइन सेलेक्टर जो स्विच होगा बैटरी चार्जर में वो क्या काम करेगा, सिलेक्शन ऑफ द करंट रेटिंग, ठीक है, धारा रेटिंग का चुनाव करने के लिए यूज में लिया जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये आपका। चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निर्गत का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास आउटपुट पावर है वो क्या होगी सोलर सेल में। देखिए सोलर सेल में निर्गत जो शक्ति होती है ना, आउटपुट पावर, वो उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो तापमान में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। प्रभाव पड़ेगा, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाएगी, नहीं। तापमान में वृद्धि के साथ कमी आएगी, नहीं। तापमान में कमी के साथ कमी आएगी, ठीक है। यदि सोलर सेल में तापमान में निर्गत शक्ति आउटपुट में क्या होगा, तापमान में कमी होगी, तो इसके जो टेम्परेचर जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। बैटरी के आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उपयोग होता है। बैटरी के आवेशन के समय, बैटरी को जब आप लोग चार्ज कर रहे हैं तो हाइड्रोमीटर का यूज क्या होता है। तो हाइड्रोमीटर एम्पेयर क्षमता के निर्धारण के लिए बिल्कुल नहीं, बैटरी के स्तर को निकाल, बैटरी के निरावेशित स्तर को निकालने, विद्युत अपघटय का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो हाइड्रोमीटर का यूज होगा आप लोग कहाँ करेंगे, विद्युत अपघटय का विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज लिया जाता है। अब मैं हाइड्रोमीटर से संबंधित आपको एक बता देता हूँ किस प्रकार से। पूर्णतः चार्ज की बात करें तो पूर्ण चार्ज की अवस्था में 1.28 होता है, ठीक है। पूर्ण चार्ज की जो अवस्था में बैटरी का जो आपेक्षिक घनत्व होगा 1.25 से 1.28 होता है, ठीक है। यदि अर्ध चार्ज की बात करूँ तो 1.2 से 1.23 होता है, और यदि पूर्णतः डिस्चार्ज की बात करूँ तो 1.8 से कम होता है। ये आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र लिखिए। तो M बराबर ZIT, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, M बराबर ZIT। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। और वेरी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम में, UPPCL के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटय की तरह उपयोग किया जाता है। सीसा अम्ल सेल में, ठीक है। लेड एसिड सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो लेड एसिड सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेड एसिड सेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तनु H2SO4 का यूज लिया जाएगा किसके अंदर, सीसा अम्ल सेल में, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। परिपथ का कुल वोल्टेज आपको यहाँ पर बताना है। पैरेलल में आपको 1.5 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में 1.5 की जुड़ी हुई है, तो आपको पता है कि पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1.5 वोल्ट होगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक प्रक्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। लेड एसिड सेल की आवेशन प्रक्रिया के दौरान धनात्मक जो प्लेट होती है, आवेशन प्रक्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर PbO2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, PbO2 आएगा, ठीक है। लेड पैरा ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नेगेटिव प्लेट पर, तो नेगेटिव प्लेट पर Pb होगा, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्चार्ज की अवस्था में लेड सल्फेट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है, देखिए ये आपके सामने 22 दिया गया है। बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाएगा, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने के लिए वेंट प्लग को क्या किया जाता है, खुला रखा छोड़ा जाता है, तो जिससे कि जो गैसें बनेंगी वो बाहर की ओर निकाली जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, देखिए कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। अभी मैंने बताया था कम धारा पर लंबे समय तक यदि आपको चार्ज करना है तो आप लोग कौन सी चार्जिंग अपनाओगे, ट्रिपल चार्जिंग का यूज करोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रिपल चार्जिंग के कारण आपकी जो बैटरी है कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज होगी। ट्रिपल चार्जिंग में धारा का 2 से 3% भाग ही बैटरी को दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दिया गया है। सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए नए विद्युत अपघटन में बदलकर नहीं, नए इलेक्ट्रोड में बदलकर नहीं, बैटरी को कम धारा से लंबे समय से और बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः चार्ज करके, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो पूछा गया है आपसे सल्फेशन दोष, सल्फेशन दोष में क्या होगा, जो सल्फेट द्रव है वो गाढ़ा हो जाता है, इसलिए बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक चार्ज किया जाएगा जिससे कि द्रव है जो ठीक हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया गया है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह काम में लिया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में, तो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कैथोड के रूप में हमेशा जिंक का यूज लिया जाएगा, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कैथोड के रूप में जिंक का, और यदि एनोड की बात करें, पॉजिटिव की बात करें, तो पॉजिटिव के रूप में सिल्वर ऑक्साइड का यूज लिया जाएगा। तांबे की बात करें तो तांबा जो होगा वोल्टिक सेल में पॉजिटिव प्लेट का बनाया जाएगा। कार्बन की बात करें तो लैग्रांसी सेल में और पॉजिटिव टर्मिनल का बनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, और 26 में आपसे पूछा गया है कि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है, 1.1182 मिलीग्राम कूलाम, ठीक है। क्या हो गया, 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलाम। और यदि आपसे सेंटीग्राम यदि ग्राम में पूछ लिया जाए तो 0.0011182 ग्राम प्रति कूलाम्ब, ठीक है, ग्राम प्रति कूलम्ब होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। चांदी और तांबे का दो तो कम से कम आपको यहाँ से याद रखने ही पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। सीसा अम्ल बैटरी की निरावेशन के समय लेड एसिड सेल की ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा, स्पंजी लेड। अभी मैंने बताया था लेड एसिड सेल की जो ऋणात्मक प्लेट होगी स्पंजी लेड, धनात्मक प्लेट होगी वो लेड पैराऑक्साइड, और जो कोई भी प्लेट नहीं होगी मतलब डिस्चार्ज की अवस्था में PbSO4 सल्फेट के रूप में काम करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया गया है, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का कार्य क्या होता है। सीसा अम्ल बैटरी में सेपरेटर क्यों लगाए जाते हैं, आपको सभी को पता है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, बीच में सेपरेटर लगाए जाते हैं। ये क्यों लगाए जाते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। तो धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए क्या लगाए जाएंगे, सेपरेटर का यूज लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, और 29 में दिया गया है कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु हाइड्रोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। विशिष्ट घनत्व, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का, दाब मापने के लिए बैरोमीटर का, और उच्च दर निरावेशन क्या के लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए आप लोग क्या किया जाएगा, वोल्टेज के लिए, ठीक है। किसके लिए किया जाएगा, वोल्टेज की चार्जिंग की दर को मापने के लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है इन्वर्टर परिपथ कौन सा है, विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट। तो आपको एक सर्किट दिखाया गया है और इसमें पूछा गया है कौन सा सर्किट है जो कौन सा इन्वर्टर है ये बनाया गया है। देखिए आप लोग थोड़ा सा गौर करके देखोगे तो यहाँ पर तो एक तो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, कौन सा, स्टेप डाउन। यहाँ पर 2 SCR लगाए गए हैं। तो अब देखिए आपको ज़्यादा कुछ आपको यहाँ से नहीं शो करना था। देखिए जो आपका ये चित्र आपको दिखाया गया है ये कौन सा दिखाया गया है, SCR यूज्ड इन्वर्टर, कौन सा दिखाया गया है, SCR यूज्ड इन्वर्टर आपको दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। बकलिंग मैंने शुरू में फर्स्ट में बताया था, बकलिंग के कारण जो इलेक्ट्रोड हैं वो मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड जो हैं वो बकलिंग के कारण मुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज बताना है, आउटपुट वोल्टेज आपको बतानी है। अब देखिए ये आपके पास 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 1.5 वोल्ट की बैटरी है और ये भी 1.5 वोल्ट की आपकी बैटरी दिखाई गई है। देखिए आप लोग एक थोड़ा सा गौर करके देखोगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो एक बैटरी है जो दोनों से विपरीत क्रम में जोड़ी गई है, ठीक है। तो दोनों का जोड़ कितना आ गया, 3 वोल्ट, 1.5 प्लस 1.5 3, ये एक, अब ये नेगेटिव मतलब विपरीत ध्रुवता के साथ जोड़ी गई है। तो इसमें से 1.5 कम कर देंगे और आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1.5 वोल्टेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 33 की और क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दिया गया है, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिखाया गया है। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या होता है। शुष्क सेल में, लेड एसिड सेल में, सॉरी कौन से सेल में बात कर रहा है, ड्राई सेल की, ड्राई सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किसका यूज लिया जाता है, धनात्मक के रूप में किसका यूज लिया जाता है, बी, कार्बन का यूज धनात्मक के लिए और जस्ते का यूज नेगेटिव प्लेट के लिए, इसका यूज पॉजिटिव प्लेट के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है भार बढ़ाने पर सेल के सिरों पर वोल्टेज में क्या होगा। जैसे जैसे लोड को इंक्रीज करेंगे तो सेल के टर्मिनल वोल्टेज में क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं बात कर रहा हूँ जैसे लेड एसिड सेल की, तो लेड एसिड सेल का लोड रहित अवस्था में तो जो वोल्टेज होगा 2.2 वोल्टेज आएगा और लोड के साथ वोल्टेज कितना होगा, 2 वोल्टेज होगा। अब देखिए जैसे जैसे भार का मान बढ़ा, लोड का मान बढ़ा, तो वैसे वैसे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी उसका मान क्या हो गया, कम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 का आंसर आएगा वो क्या जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दिया गया है कि वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को आपको रोकना है, लोकल एक्शन बोलते हैं स्थानीय क्रिया को। सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके बिल्कुल गलत है। विद्युत रंजन का प्रयोग करके डीपोलराइजर का प्रयोग तो आप कब करोगे, जब आपका पोलराइजेशन दोष होगा, ध्रुवाच्छादन दोष होगा, ठीक है, उस स्थिति में करोगे। MnO2 का यूज करते हैं डीपोलराइजर के रूप में, ठीक है। सेलों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाता है बाई अम्लगेशन ऑफ जिंक प्लेट, जिंक की प्लेट के ऊपर आप क्या करोगे, जिंक की प्लेट के ऊपर अम्लगमेशन कर दोगे, एक परत का यूज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, M बराबर Z/IT सूत्र में Z अक्सर किसको इंगित करता है। पहली बात तो ये सूत्र तो गलत है, सूत्र क्या होता है, M बराबर ZIT। अब इसमें Z किसको इंगित करता है, तो विद्युत अपघटय का EC, विद्युत अपघटय का EC किस में होता है, ग्राम प्रति कूलम्ब में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक आपको बताना है। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना है भाई, ये आपको किसी भी कंडीशन में याद रखना है। तांबे और चांदी का 2 का ECG आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 0.329 mg कूलाम, ठीक है। यदि इसको ग्राम में बदलें तो 0.0000329 ग्राम प्रति कूलाम, ठीक है, इसमें इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपको दिया गया, ये देखिए, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कौन सा कारण है। सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का बकलिंग किस कारण होता है, तो बकलिंग क्या होता है, छोटी अवधि के लिए कम दर पर चार्ज करना, प्लेटें के गिरने के लिए अवसाद को बनाना, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दिया गया है बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित की स्थिति में रखे जाना, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि बकलिंग किसके कारण, तो अति
ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग। बकलिंग के कारण क्या होता है, अत्यधिक धारा पर चार्ज करें या अत्यधिक धारा पर डिस्चार्ज करें तो बैटरी की जो प्लेटें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है कि बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बैटरी की वोल्टेज स्थिति की जांच करने के लिए ये हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का यूज लिया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज लिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 और आज की इस वीडियो का और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो कौन सा हिस्सा होता है वो इलेक्ट्रॉन को खोता है, तो एनोड इलेक्ट्रॉन को खोता है। एनोड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचते हैं, कैथोड के पास पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि हमारी ये वीडियो आज की आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जिसका भी स्टूडेंट टेक्निकल हेल्पर तो सेकेंड पेपर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये जो सीरीज़ है बहुत ही वरदान साबित होने वाली है। तो आप लोग इस सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।